हेलो दोस्तों। हे गाइस, वेलकम इन आवर ऑडिट डिस्कशन। आई एम सीए कपिल गोयल और इन वीडियोस के अंदर हम करने वाले हैं सीए फाइनल केस बेस एमसीक्यूज। जी हाँ, जितने भी आईसीआई के नए केस बेस एमसीक्यू आई है, जो आप ये बुकलेट देख पा रहे हैं, ये सारे एमसीक्यू हम यहाँ पे इस पूरे लाइव सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार वीडियो के बिगिनिंग में ही बता देता हूँ हम कितना एमसीक्यूज कवर करेंगे, ताकि एक आपको आइडिया हो जाए कि आने वाले लेक्चर्स में मेरे को क्या क्या मिलने वाला है। फिर मैं उसके बाद आपके कमेंट्स देखूंगा जो अभी बच्चे लाइव में कर रहे हैं। देखिएगा, आईसीआई ने, और एक और सबसे मेन बात, ये जो पीडीएफ है जो आप देख रहे हैं, ये टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम जो आईसीआई का पीडीएफ है, सीए कपिल गोयल आप सर्च कर लेना, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप ये पीडीएफ वहां से ले सकते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि पीडीएफ आपको रखना, साथ में रखना रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि पूरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मैं दिखाऊंगा। दूसरा, काफ़ी बच्चे इसको प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। बेटा, गलती से भी प्रिंट नहीं करना है। मोर देन 200 पेजेस है, ये आपको बिल्कुल भी प्रिंट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो मेरा क्वेश्चन बैंक और एमसीक्यू आ रहा है, इसको हमने अच्छे से फॉर्मेट करके एक अच्छी बुकलेट आपको बनाई है, जो आपको प्रिंटिंग प्राइस में ही मिल जाएगी, प्रिंटिंग कॉस्ट में ही मिल जाएगी। तो आप इसको प्रिंट मत कीजिएगा। आपको ये सारे एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और भी बहुत सारी चीजें बुक फॉर्म में आपको मिल जाएगी विद क्वेश्चन बैंक। और मैं अभी बेटा सबके कमेंट देखूंगा। आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो क्वालिटी ठीक आ रहा है क्या आप लोगों के पास, सो दैट आई कैन स्टार्ट। तो आपको बुक को इसका प्रिंट आउट नहीं लेना है, जल्दी 2-3 दिन में मैं आपको क्वेश्चन बैंक अवेलेबल करवा दूंगा, आप वो ले लीजिएगा, उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आईसीआई ने जो नई ये बुकलेट निकाली है, इसके अंदर नॉर्मल एमसीक्यू है। नॉर्मल एमसीक्यू, कोई भी आपकी क्वेरी है आप कमेंट में लिख सकते हैं। इवन अगर आप बाद में रिकॉर्डेड मोड में भी देख रहे हो तो भी आप कमेंट में लिख सकते हो। वो तकरीबन हमारे 100 हैं केस बेस एमसीक्यू जो नए आए हैं। वो तकरीबन 30 केस बेस एमसीक्यूज हैं। एक क्वेश्चन के अंदर तकरीबन 5 होते हैं, 5 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो जनरली अगर आप देखें तो 150 के अप्रोक्सीमेटली हमारे ये केस बेस एमसीक्यूज के अंदर एमसीक्यू आ जाते हैं। उसके बाद मैं आपको करवाऊंगा चैप्टर वाइज एमसीक्यू। चैप्टर वाइज एमसीक्यू मतलब सबसे पहले हम स्टैंडर्ड के एमसीक्यू करेंगे, फिर रिस्क असेसमेंट के करेंगे, फिर ऑडिट स्ट्रैटेजी के करेंगे। इस तरह से जितने भी आपके 18 या 19 चैप्टर हैं, 18 या 19 चैप्टर के मैं 20 ले रहा हूँ राउंड फिगर में, एक आध छोटे चैप्टर जो हमने सेपरेट किया हुआ है। हर चैप्टर के अंदर तकरीबन 5 या 6 एमसीक्यूज करेंगे। तो तकरीबन 100 हम वहाँ पे आपके और एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। उसके अलावा आईटीपी एमटीपी के अंदर भी आईसीआई ने तकरीबन 10 एमसीक्यूज, केस बेस एमसीक्यूज दिए हुए हैं। केस बेस एमसीक्यू, तो यहाँ पे भी 10 नहीं लिखना चाहिए मुझे, 10 × 5, 50 एमसीक्यू हम वहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो टोटल जो आईसीआई ने आपको कंटेंट दिया है वो दिया है तकरीबन 400 एमसीक्यूज का। अब आप मुझे बताइए, अगर हम ये 400 एमसीक्यू कर लेते हैं, क्या हमारे एग्जाम के लिए इनफ है? मैं कहता हूं अगर आपने ये 400 एमसीक्यू कर लिए ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इन 400 में से आपके पेपर में आ जाएंगे, बट अगर आपने इन 400 को अटेम्प्ट कर दिया और अगर आपने इन 400 को समझ लिया, तो इसका मतलब ये है कि आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज बिल्कुल सही है और आप पेपर में जाने के लिए तैयार हैं। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले रिक्वायर्ड स्किल सेट क्या है। मतलब अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको क्या आना चाहिए, अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको क्या लेके आया हूं आपके लिए कि आप मेरे साथ ये सेशन अटेंड कर सकते हैं। तो अभी आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार कमेंट्स देख लेता हूं बच्चों के। सत्यजीत, मॉर्निंग बेटा। ऋषभ, गुड मॉर्निंग। कविश शर्मा जी, गुड मॉर्निंग। नेहा, गुड मॉर्निंग। गौरव कपूर, गुड मॉर्निंग। पंकज, राम राम बेटा। विवेक भाटिया, गुड मॉर्निंग। आशीष मिश्रा, चांदनी, सुनील, सत्यजीत, पंकज अग्रवाल। दिस क्लासेस विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब, रिकॉर्डेड मोड में भी ये क्लासेस यूट्यूब पे रहेगी। ओमकार नाथ, जय श्री राम बेटा, ठीक है। और निशा, आप सीए इंडिया पे बात कीजिए बेटा। राइट नाउ आई एम सीए कपिल गोयल एंड वी आर डिस्कसिंग ऑडिट। दिस इज नॉट राइट नाउ, दिस इज नॉट सीए इंडिया। तो उसके लिए आप सीए इंडिया पे बात कर लीजिए, जो भी आपको क्लासेस लेनी है, ठीक है।
तो ये तो था एक हमारा ओवरऑल, मैंने आपको बताया कि एमसीक्यू सेशन के अंदर हम कितने एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। उसके बाद रिक्वायर्ड स्किल सेट जो ये वाली क्लास आप देख रहे हो, इसके लिए आपका स्किल सेट क्या होना चाहिए भाई? हम करने वाले हैं केस बेस्ड एमसीक्यूज और शफल करने वाले हैं, मतलब ऐसा नहीं है चैप्टर वाइज देखिए बहुत बाद में हम कर रहे हैं। चैप्टर वाइज हम स्टेप नंबर 3 पे जाके चैप्टर वाइज एमसीक्यू कर रहे हैं। वहां पे आप क्या कर सकते थे, आपने एक चैप्टर रिवाइज किया, मेरे साथ केस बेस्ड एमसीक्यू की क्लास ले ली, लेकिन सबसे पहले मैं जंप कर रहा हूं स्टेप नंबर 2 पे, जो कि हमारे केस बेस्ड एमसीक्यूज हैं। उसके बाद हम नॉर्मल एमसीक्यू करेंगे, उसके बाद चैप्टर वाइज करेंगे और उसके बाद आरटीपी एमटीपी करेंगे। तो इसका मतलब ये जो 150 एमसीक्यूज का जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं, इन एमसीक्यूज के लिए आपको हर चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए, मतलब जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उन सबका नॉलेज होना चाहिए। थैंक यू विवेक। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको उन चैप्टर्स का नॉलेज नहीं है, जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी ऑडिट पे क्वेश्चन आ गया, कोई स्टैंडर्ड कोई रेफर कर रहा है, हमारे कोई केस बेस्ड एमसीक्यूज के अंदर टैक्स ऑडिट का रेफरेंस आ रहा है या किसी भी चैप्टर का रेफरेंस आ रहा है, तो मैं आपके लिए क्या करने वाला हूं, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो हम जो कंटेंट है हमारा, कंटेंट प्लस रिसर्च हम साथ साथ करेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि अगर आपको कोई चैप्टर नहीं भी आता है ना, तो जब मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, जब उसका कंटेंट आपके सामने रखूंगा, तो वो कंसेप्ट आपको पता चल जाएगा, उसकी लिंकिंग आपको पता चल जाएगी और उसके बाद हम उस आंसर को अटेम्प्ट करेंगे। तो कंटेंट प्लस रिसर्च प्लस लर्निंग, ये वाला पार्ट हमारे एमसीक्यू के अंदर रहने वाला है। इसका मतलब पार्ट 3 पर हम आंसर देंगे, पार्ट 3 पर हम आंसर देंगे, जहां पे हमें लगता है कि यार हमें कंटेंट रेफर करने की जरूरत है, हमें लर्निंग करने की जरूरत है। आप लोग भूल गए हो, हवा में आंसर नहीं देना, तुक्का नहीं मारना है, गलती से भी तुक्का नहीं मारना है। आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हैं क्या? पहले मुझे ये बताइए, जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई कि हम कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे, आप वो बताइए। एक और एडिशनल चीज आपको बतानी है, या तो लाइव चैट में, और अगर रिकॉर्डेड मोड में आप देख रहे हो तो बाद में, वो ये कि आप एक वीडियो के अंदर कितने कितने देर का एक वीडियो आप देखना चाहते हो। प्लीज मुझे ये बिल्कुल भी ना बताएं कि सर स्पीड बढ़ा दो, सर ये कर दो वो कर दो। क्यों? क्योंकि वो आपके हाथ में है। जब आप वीडियो बाद में देखते हैं, आप उसे 1.25, 1.5, 2, 10 जो स्पीड आप करना चाहें आपके पास, आप वो कर सकते हैं, वो कंट्रोल आपके पास है। तो ड्यूरिंग लेक्चर प्लीज मुझे इस तरह का कोई भी सजेशन ना दें कि सर थोड़ा फास्ट करवाओ, थोड़ा जल्दी जल्दी करवाओ, टाइम ज्यादा लग रहा है। हम इनको डिटेल में करने वाले हैं, डिटेल में समझने वाले हैं, और उसको करने के लिए टाइम लगेगा। दूसरी एक बात मैंने आपको कल भी बताया था जब मैंने ये अनाउंस किया था, मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। भगवान की दया से कल ठीक था, लेकिन रात को लाइव सेशन लिया, आज सुबह उठा हूँ 99 प्लस मेरा फीवर है। अभी एक दवाई लेके आपके सामने बैठा हुआ हूँ, क्योंकि प्रोमिस किया है तो क्लास कैंसिल नहीं कर सकते थे। तो मेडिसिन ली, कुछ खाया, मेडिसिन ली, और अगरीमा ने कहा तुम लो क्लास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब और एक और बात, जो बच्चा इन लाइव सेशन में इधर उधर की बातें करेगा उसे मैं टाइम आउट कर दूंगा। टाइम आउट समझते हैं कि आपको 5 मिनट के लिए बैन कर दिया जाएगा, आप कोई भी कमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर आपने दोबारा ये मिस्टेक की तो मैं दोबारा आपको 5 मिनट के लिए बैन करूंगा, लेकिन अगर आपने तीसरी बार भी ये गलती की तो मैं आपको इस चैनल पे ब्लॉक कर दूंगा। इसका मतलब ये है कि फिर आप मेरा यूट्यूब चैनल नहीं देख पाएंगे, उसके लिए फिर आपको एक नई जीमेल आईडी और वो सब बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक अच्छी सी बात बताना चाहता हूँ कि स्टडी सेशन को हम स्टडी सेशन रखें तो आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और मेरे लिए भी बहुत रहेगा। नहीं बेटा, इतना प्रांशु बोल रहे हैं सर 2 घंटे का ले लो, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। हाँ, 30 मिनट टू 1 आवर सही रहेगा, ये बिल्कुल सही कहा आपने। ये अभी के लिए भी सही रहेगा और बाद में जो बच्चा रिकॉर्डेड देखेगा उसके लिए भी बहुत सही रहेगा। तो थोड़ी कम एनर्जी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा केस बेस्ड एमसीक्यू सेशन। क्या आप लोग रेडी हैं? मुझे जल्दी से बताइएगा। और कैसे बताएंगे? एक तो वीडियो को लाइक करके बता दीजिएगा, दूसरे कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर हम रेडी हैं, आप स्टार्ट करो। तो ये है हमारा एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स। मैं दोबारा बता रहा हूं, ये बुकलेट आपको सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल ऑडिट विद कपिल, और इसकी हार्ड कॉपी में आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आ रहा हूं। तो जल्दी से आप मुझे बताइए, क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं क्या? इसमें स्टार्टिंग में 100 एमसीक्यूज नॉर्मल वाले दिए हुए हैं। अभी एक बच्चे ने कमेंट किया सर ओवर पुश मत करो। बेटा, जितना मुझे लगता है ना बच्चों को बताने की जरूरत है, मैं सिर्फ उतना ही बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी क्वेरीज घूम फिर कर फिर बाद में दोबारा मेरे व्हाट्सएप पे आएगी। इसलिए मुझे लगता है 2 बार बता दो बच्चों को कि अच्छे से सुन ले। जो बच्चा ध्यान नहीं दे रहा वो भी अच्छे से सुन ले, ओ सर ने बताया है ये, क्योंकि घूम फिर के होगा क्या, ये मेरे पास ही आएगा।
ये 100 क्वेश्चन करेंगे हम स्टेप नंबर 2 के अंदर। सर वी आर रेडी, यस रेडी 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 रेडी। और एक और बात बताइए, जब मैं क्वेश्चन रीड करूं तो क्या आप क्वेश्चन को सिर्फ स्क्रीन पे देखना चाहोगे या उसके साथ साथ आप मुझे भी स्क्रीन पे देखना चाहोगे? बोथ, ओनली क्वेश्चन और आप मेरा फेस प्लस क्वेश्चन। अगर आपको क्वालिटी सही लग रही है, अगर आप रीड कर पा रहे हो तो मैं आपके साथ रुकूं, बेनिफिट है। अगर आपको लगता है नहीं सर स्क्रीन छोटी लग रही है, आप एक बार पूरा क्वेश्चन डाल के दिखाइए। मैं आपको पूरा क्वेश्चन डाल के दिखाता हूं एक बार। ये रहा पूरा क्वेश्चन कि अगर मैं जिस टाइम पे क्वेश्चन रीड कर रहा हूं तो उस टाइम पे आपको स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखेगी, और अगर आप साथ में मुझे चाहते हो तो स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखेगी। आपको रीडिंग में देख लीजिए कहाँ कंफर्टेबल है और कमेंट करके जल्दी से मुझे बताइए। सभी बच्चों का आ गया सर। बोथ, चलिए जी, मतलब आपको सही से दिख रहा है। मैं थोड़ा और साइड हो जाता हूं, मैं रीड कर रहा हूं आप लोगों के लिए, आप भी रीड कीजिएगा और देखिएगा, आप थोड़ा फील कीजिएगा कि अगर ये क्वेश्चन मेरे रियल एग्जाम में आ जाते तो मुझे कितना टाइम लगने वाला था, मैं क्या शॉर्टकट्स फॉलो कर सकता हूं कि इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में मुझे कम टाइम लगे। ये सारी चीजें आपको इन सेशन से सीखनी है। मतलब मैं एक बार तो टाइम लगाऊंगा, लेकिन उसके बाद आपको काफी शॉर्टकट्स पता चल जाएंगे, और जब तक हम आगे जाएंगे आप हर क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है जी, मेरे को आपका आंसर मिल गया। आप चाहते हैं कि बोथ स्क्रीन शुड बी अवेलेबल, तो वो आपके साथ है। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1, ये लीजिए, आप मेरे साथ इसे पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़िएगा। M&N Associates, a chartered accountant, are newly appointed as a statutory auditor and tax auditor for financial year 2019-20 of Gentleman Distillery Limited। इसका मतलब M&N Associates क्या है आपके? M&N Associates क्या है आपके? स्टैट ऑडिटर। कौन सी कंपनी के बेटा? कौन सी कंपनी के? जब भी आप पेपर में देखिए, मैं आप कुछ टेक्निक आपके साथ फॉलो करने वाला हूं, माइनर समरी आप बना रहा हूं मैं आपके साथ, तो भी आप भी वो चीज अपनी आंसर शीट में बना सकते हैं। क्वेश्चन पेपर पे आपको लिखना अलाउड नहीं है, तो वो चीज आप अपनी आंसर शीट में एक लाइन खींच के साइड में बना सकते हैं, क्योंकि होगा क्या, जब केस बेस्ड एमसीक्यूज आएगा आपको बार बार रीडिंग करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है जी, 1920 के लिए आपको रखा जेंटलमैन डिस्टिलरी लिमिटेड के लिए। ठीक है, GDL बोल रहा हूं मैं इसे। ठीक है, CAM पार्टनर ऑफ M&N एसोसिएट्स इज द हेड ऑफ स्टैच्यूटरी एंड टैक्स ऑडिट डिपार्टमेंट। वो हेड है। ठीक है जी, कोई यहां पे अभी तक कोई भी ज्यादा बेस बात नहीं मिली। उसके बाद लिखा है CAM असाइन द अबव असाइनमेंट ऑफ बोथ स्टैच्यूटरी ऑडिट एंड टैक्स ऑडिट टू टीम कंप्राइजिंग ऑफ द फॉलोइंग टीम मेंबर। M ने क्या किया, वो क्लाइंट जो है वो अपने टीम को असाइन किया। कैसे देखिएगा, CA मुकुल जो है वो एम्प्लॉय है, CA मिस्टर राहुल सीनियर पेड असिस्टेंट है, मिस्टर ललित सीनियर आर्टिकल असिस्टेंट है, मिस्टर प्रशांत आर्टिकल असिस्टेंट है। तो अभी तक आपको क्या पता चला, एक M&N एसोसिएट्स है, उसको एक डिस्टिलरी लिमिटेड का ऑडिट मिला है। M ने क्या किया, वो असाइनमेंट अपने टीम को असाइन कर दिया। ठीक है जी, यहां से कुछ बातें स्टार्ट होती है। फॉलोइंग इश्यूज वर रिपोर्टेड बाय मिस्टर राहुल टू CA मुकुल रिगार्डिंग स्टैच्यूटरी ऑडिट। राहुल ने मुकुल को, CA मुकुल को कुछ इश्यूज बताए। राहुल कौन है? सीनियर पेड असिस्टेंट। उसने मुकुल जो एम्प्लॉय था, CA जो है, उसको कुछ बातें बताई हैं, देखिएगा क्या। रिसेंटली द कंपनी विद इफेक्टिव फ्रॉम 1/1/2020 has changed their terms with its major supplier from credit period of 60 days to cash on delivery basis for all the purchase। वो क्या कह रहा है, कंपनी ने 1/1/20 से अपनी भैया टर्म्स चेंज कर दिए सप्लायर से कि भैया अब हम कैश बेसिस पे काम करेंगे फॉर ऑल दी परचेज। ठीक है, मेनली ऑन इंस्टेंसेस बाय सप्लायर एज द कंपनी कुड नॉट पे एज पर क्रेडिट टर्म्स रिसेंटली। क्योंकि ऐसा हुआ होगा, देखिए कभी आप भी उधार सामान लेते हैं तो आपको बोला जाता है कि ठीक है जी आप 10 दिन में पैसे दे दीजिएगा, लेकिन अगर आपने 10 दिन में पैसे नहीं दिए तो सामने वाला दुकानदार आपको बोल देता है भैया देखिए मैं आपको आगे से उधार नहीं दूंगा, बुरा मानने की जरूरत नहीं है, आगे से मैं आपको कैश में ही सामान दूंगा। तो कंपनी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। कंपनी ने 1/1/2020 से बोला ठीक है भैया हम क्रेडिट पे सामान नहीं लेंगे, हम कैश पे लेंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी पैसा पे नहीं कर पाई थी रिसेंटली। दूसरा पॉइंट पढ़िएगा, और ये 1/1/2020 की बात है, तो क्या मेरे फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है? 2019 एंड 20 बिल्कुल है जी। ठीक है, द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट वर सेंट टू 18 डेटर्स। ठीक है, 18 डेटर को हमने कंफर्मेशन भेजा था एज ऑन 31 मार्च 2020। द रिक्वेस्ट वर डिजाइन इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव कंफर्मेशन।
रिक्वेस्ट हमने जो भेजी थी वो पॉजिटिव कंफर्मेशन फॉर्म में भेजी थी। सही बच्चे बताएंगे कमेंट में कि दूसरी कंफर्मेशन कौन सी होती है। However, the response were received from only 2 debtors. लेकिन जो रिस्पॉन्स आया है वो सिर्फ 2 डेटर से आया है, 16 से नहीं आया। ये कहीं ना कहीं आपको ऐसे 505 का एक हिंट दे रहा है, ठीक है। ग्रैंडफादर ऑफ मिस्टर एम, ग्रैंडफादर मतलब रिलेटिव ऑफ मिस्टर एम, एम कौन है? एक पार्टनर, एम एन एसोसिएट्स, एम और एन पार्टनर है। तो ग्रैंडफादर ऑफ मिस्टर एम वाज होल्डिंग 50,000 शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 पर शेयर टिल 1/9/2019 इन द कंपनी फ्रॉम पास्ट 3 ईयर। मतलब यहां पे क्या आ गया आपका? कंपनी ऑडिट की लिंकिंग आ गई, कंपनी ऑडिट की लिंकिंग आ गई, ठीक है। रिलेटिव होल्डिंग शेयर, तो क्या बताइए ग्रैंडफादर जी 50,000 के शेयर 10 रुपए फेस वैल्यू के होल्ड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सही बताया आपने यामी, बिल्कुल सही है बेटा। चेतन आपका भी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं आपका। द ट्रेड पेबल कंसिस्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग। ट्रेड पेबल जो है, जो पैसा हमें देना है, मतलब जो कंपनी को, डिस्टिलरी लिमिटेड को जो पैसा पे करना है, उसमें आउटस्टैंडिंग है ड्यूज ऑफ वेरियस क्रेडिटर। वेरियस क्रेडिटर के उनको पैसे देने, किन किन का देखिए। सबसे पहले कह रहा है माइक्रो, माइक्रो का कितना है? 60। मीडियम एंटरप्राइज कितना है बेटा? 40। स्मॉल एंटरप्राइज 45 एंड अदर्स, बाकी किसी का 50। तो ये पैसा उसे आउटस्टैंडिंग है, पे करना है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। फर्दर क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ एज ऑन बैलेंस शीट डेटा 40 करोड़ आउट ऑफ अबव। कह रहा है जो क्रेडिटर, इनमें से जो 40 करोड़ के क्रेडिटर हैं वो 6 महीने से ज्यादा हैं ड्यू। आप बताइए क्रेडिटर 6 महीने से ज्यादा ड्यू है, क्या ये मेरे लिए रेलेवेंट है? क्या आपने कहीं पर ऐसा पढ़ा है कि अगर आपके क्रेडिटर 6 मंथ से ज्यादा ओवर ड्यू है तो उसकी आपको रिपोर्टिंग करनी होती है? जरा आप मुझे कमेंट कर कर बताइएगा ये बात, ठीक है जी। उसके बाद तो ये हमने ये वाले जो पैराग्राफ थे ये आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड बात कर रहे हैं, ठीक है जी, ठीक है। और इसमें जनरली अगर आप पकड़ो तो पता चल गया है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज का ओवरड्यू की बात हो रही है, ठीक है जी। उसके बाद यहां पे कंपनी ऑडिट के अंदर आपका रिलेटिव होल्डिंग की बात हुई है। इस पैराग्राफ के अंदर आपकी एसए 505 की बात हुई है। और यहां पे ये कोई पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर नहीं आएगा, एक जनरल पॉलिसी चेंज हुई है, ठीक है जी। आगे देखिए, मिस्टर ललित while doing tax audit form 3CD of another client गिनासम लिमिटेड seeks the help of his senior Mr. राहुल on the following issues। मतलब देखिए यहां पे अब इसने पूरा क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। एक दूसरा बंदा ले आया टैक्स ऑडिट के लिए, ललित, जो कि किसी दूसरे क्लाइंट पे काम कर रहा है। वो राहुल की हेल्प चाहता है जो बेसिकली हमारे डिस्टिलरी लिमिटेड पे काम कर रहा है उससे। पढ़िएगा क्या, अभी दूसरी कंपनी की बात हो रही है, ये चीज ध्यान रखना। ललित की बात है टैक्स ऑडिट से रिलेटेड। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 द कंपनी हैज परचेज ए प्लॉट ऑफ लैंड एट सितारगंज हैविंग स्टैंप ड्यूटी कितना ऑफ 31 लाख रुपीज एट कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 30 लाख। कंसिडरेशन कितना है उसका? 30 लाख। आप ये सोचिए कि अगर सीए फाइनल के पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको किस तरह से उसे अटेम्प्ट करना है, कैसे जल्दी आप इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये हमारा लर्निंग का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इन सेशन से, ना कि ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मैं सही आंसर देता हूं या नहीं। तो आप है ना एक ऑब्जेक्टिव क्लियर करके इन वीडियोस को देखना। द प्लॉट हैज बीन परचेज फ्रॉम मिस्टर के हु इज नॉट द रिलेटेड पार्टी ऑफ गिनासम लिमिटेड। इसने क्लियर भी कर दिया कि जिससे हम प्लॉट खरीद रहे हैं वो कोई रिलेटेड पार्टी नहीं है। आगे देखिए, द कंपनी हैज पेड स्टेट एक्साइज ड्यूटी। ड्यू डेट जो होती है वो 5th of the next month होती है ऑन एल्कोहल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। हम यहां पे लिख लेते हैं अगस्त कितनी 5, सितंबर 3, अक्टूबर 4, मार्च की हमने दी कितनी 2। ऑन 5/6/2020 पेड ऑन 5 जून 2020। मेरा ईयर एंड कब होता है? 1 अप्रैल 2019 से
31 मार्च 2020, मतलब मेरे साल को खत्म होने के बाद उन्होंने पे किए हैं क्या, स्टैट ड्यूज। आई होप आप कुछ लिंक कर पा रहे हो, कुछ समझ पा रहे हो। तो यहां पे आउटस्टैंडिंग स्टैट ड्यूज की बात की है, ठीक है जी, ओके जी। अब कहता है बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट आंसर द फॉलोइंग। सभी बच्चे को मुझे ये बता दीजिए कि आप लोगों को क्वेश्चन मेरा पूरा समझ आ गया क्या, क्योंकि देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा है, अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग बातें की गई है, याद रखने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चा कह रहा है सर मैं भूल गया हूं क्वेश्चन के अंदर क्या क्या था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन आएगा हम दोबारा रेफर कर लेंगे। लेकिन अभी सिर्फ इतना बताइए क्या आपको क्वेश्चन समझ आ गया क्या, क्योंकि फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी बताइएगा क्या आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया, यस और नो। कमेंट आप थोड़ा जल्दी कीजिए प्लीज। अंकित ऑलरेडी अवेलेबल है बेटा, यस सर। चेतन कह रहे हैं यस सर क्वेश्चन समझ आ गया है। अब अपन क्वेश्चन के मेन क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं, पढ़िएगा मेरे साथ। बेस्ड ऑन दी अबव फैक्ट आंसर दी फॉलोइंग, आपको ये आंसर देना है क्या, बेस्ड ऑन दी अबव डेटा, जो आपने ऊपर डेटा देखा है, एडवाइज एज ए टैक्स ऑडिटर। सबसे पहले टैक्स ऑडिट का ही क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब बच्चा ना घबराए तो घबरा जाए। हाउ शेल द परचेज ऑफ प्लॉट एट सितारगंज, जो सितारगंज में प्लॉट खरीदा है, बी डेल्ट इन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इन फॉर्म 3CD। कह रहा है उसको फॉर्म 3CD में आप कैसे रिपोर्ट करोगे, जो सितारगंज के अंदर प्लॉट खरीदा था। क्या था प्लॉट, आपने 30 लाख कंसिडरेशन में प्लॉट लिया है जिसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 31 लाख थी। देखिए क्या कहता है ए ऑप्शन, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1 लाख शैल बी रिपोर्टेड अंडर। आई होप आप लोग क्लास देख पा रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या था, बीच में अगर इलेक्ट्रिसिटी पावर चली जाती है तो मैंने ये सिस्टम तो पूरा यूपीएस से कनेक्टेड है, बट जो वाईफाई है वो अभी कनेक्टेड नहीं था, तो उसकी वजह से 30 सेकेंड लग गया जनरेटर स्टार्ट होने में। लेकिन बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन से ही शायद मैं वाईफाई को भी बैकअप पे ले आऊँगा, सो दैट ये वाली दिक्कत जो आज आई है वो दोबारा ना आए। इस वाले लेक्चर को भी मैं मर्ज करके यूट्यूब पे डालूंगा, ताकि दोनों वीडियोस जो एक बीच में बंद हो गई थी वो और अभी हम आगे जो डिस्कस करने वाले हैं ये सब साथ में एक ही क्लास में आपको मिलेगा। तो चलिए अब अपन क्या कर रहे थे, प्लॉट ऑफ सितारगंज की जो बात हुई थी वो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में पूछ रहा है कहाँ आप रिपोर्ट करोगे। तो ये क्या करे, देखिए आपको टैक्स ऑडिट के अगर क्वेश्चन आएंगे ना तो बच्चे की हेल्प की जाएगी एग्जाम के अंदर। यहाँ पे आपको स्पेसिफिक बता रहे क्लोज 29B, क्लोज 29B या फिर ये रिपोर्ट ही नहीं होगा। इसका मतलब आपको 29B की अगर मैंने जो समरी बना के दे रखी है आपको, अगर आपके पास वो समरी है और उस समरी को आप देखते रहते हैं तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको क्लोज 29 याद नहीं है। कितने बच्चों को याद नहीं है जरा बताएं फटाफट से मुझे, फिर मैं आपको क्लोज 29 दिखाता हूं और उसके कोरस्पॉन्डिंगली जो रेलेवेंट सेक्शन है हम उसकी बात कर लेते हैं। फटाफट से बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको क्लोज 29 याद नहीं है। फिर मैं आपके लिए अभी ओपन करता हूं साथ साथ, क्योंकि हमने यही तो काम करना है। अदरवाइज मैं आंसर बता दूंगा और आप सिर्फ आंसर सुन लेंगे तो उससे आपकी लर्निंग क्या होगी, कोई भी लर्निंग नहीं होगी। हाँ जी, ये रहा मेरा टैक्स ऑडिट चैप्टर। इसके अंदर इसने साफ साफ आपको बताया 29, तो हम 29 पे चलते हैं। देखिए ये रहा आपका 29। अब मैं आपको दिखाता हूं, मेरे साथ रीड कीजिएगा सिर्फ। वेदर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द एसएससी रिसीव्ड एनी कंसिडरेशन फॉर इश्यू ऑफ शेयर विच एक्सीड द फेयर मार्केट वैल्यू। शेयर की बात हुई 29 में, इसका मतलब यहां तो ये कवर नहीं हुआ। उसके बाद क्या कहता है 29A, whether any amount is included as income chargeable under the head income from other source referred in clause 9 of subsection 2 of section 56। अगला भी section 56 की बात करता है। इसका मतलब टैक्स ऑडिट के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको डायरेक्ट टैक्स के सेक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज आप इसको नहीं कर सकते, ये फैक्ट है।
तो जो भी बच्चे इसको डिटेल में करना चाहते हैं उनके लिए मेरा एक छोटा सा गाइडेंस है कि जब भी आप टैक्स ऑडिट पढ़ते हो और यहाँ पे सेक्शन का जो रेफरेंस आ गया, अब साथ ही साथ अपनी डीटी की बुक को भी साथ में लेके बैठो, वहां से वो पूरा सेक्शन को रीड करो और उसकी समरी यहाँ पे डाल दो। इवन जो मेरी अभी नई किताब आएगी, जो क्वेश्चन बैंक आएगा, उसमें भी मैं टैक्स ऑडिट चैप्टर के अंदर एक बहुत मेजर चेंज लेकर आ रहा हूँ। वो ये कि हम टैक्स ऑडिट को मेन बुक से हटा के सिर्फ क्वेश्चन बैंक में डाल रहे हैं। क्यों? मैं यहाँ पे 3 चीजें करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? हमारा रेलेवेंट क्लोज मिलेगा हमारे टैक्स ऑडिट का। उसके बाद उस क्लोज के अंदर जो भी डायरेक्ट टैक्स के सेक्शंस का रेफरेंस होगा, वो पूरे सेक्शंस वहां पे एक्सप्लेन किए जाएंगे। और उसके बाद उस क्लोज से रिलेटेड, उस सेक्शन से रिलेटेड जितने भी रेलेवेंट पास्ट ईयर क्वेश्चंस होंगे वो दिए जाएंगे। तो उससे क्या होगा, एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग कोई भी स्टूडेंट ले सकता है और उसके लिए टैक्स ऑडिट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये मैं चेंज कर रहा हूं। आप कमेंट में बताइए कि आपको मेरा आइडिया कैसा लगा। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेक्शन 56, क्योंकि उसके बिना आप ये अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ये लीजिए, मैंने आपके लिए खोल दिया सेक्शन 56। आई होप आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। करेक्ट? हाँ या ना? स्क्रीन देख पा रहे हो क्या? देखो, आराम आराम से चलेंगे, होले होले चलेंगे, लेकिन चीजों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है? देखिएगा, टैक्स ऑन सम प्रॉपर्टी रिसीव विदाउट कंसिडरेशन। Section 56(2)(10) provides that following receipts shall be taxed in the hands of any person who received from any person or person on or after 1/4/2017 during any previous year। आप एज्यूम कर सकते हो विनोद गुप्ता सर के छोटे बेटे आपके सामने बैठे हुए हैं और वो पढ़ा रहे हैं आपको। नंबर 1, एनी सम ऑफ मनी एक्सीडिंग 50,000 इन एग्रीगेट विदाउट कंसिडरेशन। क्या हमको यहाँ पे पैसा विदाउट कंसिडरेशन हमें प्रॉपर्टी मिली है? नहीं, हमने 30 लाख रुपए दिए हैं, 31 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी थी। Any immovable property received without consideration if the stamp duty value of such property exceed 50,000। तो हमने यहाँ पे without consideration तो नहीं लिया, तो ये भी हट गया। Any immovable property received for a consideration which is less than the stamp duty value of the property by an amount exceeding 50,000 रुपीज। कह रहा है आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ली है फॉर कंसिडरेशन विच इज लेस देन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी बाय एन अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज 50,000। आपने कोई वैल्यू प्रॉपर्टी ली है जिसका अमाउंट एक्सीडिंग 50,000 है। शायद ये चेंज होकर 1 लाख हो गया था, इफ आई एम राइट तो बताइएगा। द फाइनेंस एक्ट 2018 हैज अमेंडेड सेक्शन 56(2)(10 या आ गया फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 1920 so as to provide that any immovable property received for a consideration the stamp duty value of such property as exceed such consideration if the amount of such excess is more than the higher than the following namely। अब बता रहा है कि क्या क्या होगा, ये चेंज होके आया था। द अमाउंट ऑफ 50,000 रुपीज, एक 50,000 रुपीज कहीं लिख लेते हैं इसे। द अमाउंट ऑफ 50,000 रुपीज, आप लोग भी नोटबुक लेकर साथ में बैठें, क्योंकि आप भी मेरे साथ लिख सकते हैं। फिर उस केस में क्या है, मेरा टाइम बच जाएगा। अगर आप लोग लिख लोगे तो मेरा टाइम यहाँ पे सेव हो जाएगा। आप बता दो सर मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो हम कर रहे थे कौन सा क्वेश्चन, ये वाला। तो क्या कहता है, रुपीज 50,000, यहाँ पे रुपीज 1 लाख था जहां तक मुझे याद आ रहा है। लेकिन खैर, अभी जो पढ़ रहा हूं मैं ऑनलाइन वो ज्यादा रेफर कर लेते हैं अपन। ये टैक्स के अंदर आप प्लीज क्रॉस चेक कर लीजिएगा, अमेंडमेंट वगैरह को लेके, डीटी को सेक्शंस को लेके मैं बोल रहा हूं आपको। ये सब आप देखना, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप उसे देखेंगे। द अमाउंट ऑफ 50,000 रुपीज एंड द अमाउंट इक्वल टू 5% रेज टू 10% फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 21-22 ऑफ द कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कितना था? 30 लाख। 30 लाख का 10% हो गया 3 लाख। एंड प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी, हमारी तो इमूवेबल है, ये छोड़ देता हूं। एनी प्रॉपर्टी अदर देन छोड़ देता हूं। तो यहां पे मेरा क्या हो गया, एक्सेस लेना है। तो एक्सेस कितना हो गया मेरा? 3 लाख हो गया। लेकिन हमारे यहाँ पे डिफरेंस कितना है बेटा? हमारे यहाँ पे डिफरेंस कितना है? सिर्फ 1 लाख का था शायद। हमारे यहाँ डिफरेंस कितना है बच्चे बताओ? हमारे क्वेश्चन के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका? बार बार मेरा वन नोट क्यों बंद हो रहा है यार? $3 लाख।
50,000 एंड 3 लाख। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर रहेगा? अब आप मुझे आंसर बताइए, आपका क्या आंसर रहेगा? अब आप मुझे आंसर बताइएगा जल्दी से। मैं एक बार स्क्रीन हटा रहा हूं आपके सामने से। रिपोर्टिंग रिक्वायर नहीं होगी क्योंकि 10% बता रहा है ना बेटा। एक बात जो प्रियंका गोयल है बेटा, इसने लिखा ना कि अभी ये 10% हो गया है। क्लियर करो जरा कमेंट में, जल्दी से बताओ प्रियंका। प्रियंका से मैं बात कर रहा हूं, प्रियंका गोयल, प्लीज जल्दी मुझे रिप्लाई कीजिए। नो रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब अब आपको 1920, प्रियंका का बिल्कुल सही जवाब था सर। क्वेश्चन 1920 से देख रहे हैं हम, तो चलो उसके हिसाब से भी हम देख लेते हैं। 5% ले लेते हैं, तो मेरा 1.5 लाख हो गया, जो कि यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है मेरा? 1 लाख रुपए। तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 1.1 डी। तो इसका मतलब जो बच्चे टैक्स ऑडिट को बहुत डिटेल में करना चाहते हैं उनके लिए एक एडवाइस है। क्या एडवाइस है? सभी बच्चे बताएंगे, क्योंकि सबको पता चल गया होगा कि जो क्लोज आप रीड कर रहे हो उसके रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ डायरेक्ट टैक्स को या तो प्रिंट निकाल लो साथ साथ, क्योंकि आप ये तो मत लिखना कि रेफर डायरेक्ट टैक्स बुक ऑन पेज नंबर दिस, वो मत लिखना। आप उस सेक्शन का प्रिंट आउट निकालो, क्योंकि ऐसे बहुत कम सेक्शंस होंगे, 10-12 होंगे क्लोजेस ऐसे जहां पे आपको क्रॉस रेफरेंसिंग करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ठीक है जी। तो यहां पे आपका डी आंसर आ गया, नो रिपोर्टिंग अराइज इन फॉर्म 3CD। अगला देखिए, अगला देखिए बेटे, एज ए स्टैच्यूटरी ऑडिटर ऑफ गिनासम लिमिटेड G Limited, state the aggregate amount which shall be reported under clause 7 of part 3 of CARO 2016 on account of late payment of state excise duty। स्टेट एक्साइज ड्यूटी आप लोगों को पता है ऊपर लेट पे की थी, हमने समरी भी बनाई है। तो वो प्रोविजन बता दीजिए मुझे, प्रोविजन मुझे बता दीजिए आप लोग कि हम कारो के अंदर कौन सा ड्यूज रिपोर्ट करते हैं, जल्दी से बताइएगा। कारो के अंदर हम कौन सा ड्यू रिपोर्ट करते हैं वो आप मुझे फटाफट से बता दीजिए। मैं आपके लिए एक्साइज ड्यूटी वाला पॉइंट ओपन कर लेता हूं। फटाफट से ये रहा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मार्च। जल्दी बताइए, 6 मंथ एज ऑन दी एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जितने भी स्टैट ड्यूज मेरे मोर देन 6 मंथ से पेंडिंग होते हैं उनको आपको रिपोर्ट करना होता है। आई थिंक आप यही लिखने वाले हो, ठीक है। अब जरा मुझे ये बताइए, अरे मैं टैक्स नहीं पूछ रहा, कौन सा पीरियड, तो मुझे बताइए अगस्त से, सितंबर से, अक्टूबर से और मार्च से कौन कौन से ऐसे ड्यूज हैं जो आपको लग रहा है कि ऑलरेडी मोर देन 6 मंथ है, इन्होंने 5 जून 2020 को पे कर दिया। तो मार्च का ईयर एंड में यही देखूंगा। आप जो पीरियड काउंट करोगे वो 5 जून को काउंट करोगे या 31 मार्च को काउंट करेंगे? सर 31 मार्च को काउंट करेंगे, ईयर एंड पे काउंट करेंगे। तो ईयर एंड पे मार्च वाला तो ऑब्वियसली मेरा 6 महीने से ज्यादा ड्यू नहीं था, तो मैं इसको क्रॉस कर रहा हूं। अक्टूबर वाला देखिए ड्यू था क्या, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 6 महीने तक ये आपका ये था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब विद इन 6 मंथ आपका आ गया, ठीक है। तो ये भी अपन कारो के अंदर नहीं लेके जाएंगे। सितंबर वाला बताइए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये इसके कितने महीने हो गए बेटा सितंबर वाले के? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो गए? 7 मंथ्स, मोर देन 6 मंथ, बिल्कुल सही लिखा आपने।
सॉरी, सितंबर का ड्यू डेट से आप काउंट करोगे, सही लिख रहे हो आप, ड्यू डेट से आप काउंट करोगे। सितंबर का ड्यू डेट कब रहा होगा? अक्टूबर में। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इसका मतलब ये भी 6 मंथ के अंदर अंदर आ रहा है। अक्टूबर का ड्यू डेट कब रहा होगा? नवंबर में, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब विद इन 5 मंथ के अंदर आ रहा है। अगस्त का ड्यू डेट रहा होगा सितंबर में, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसको हो गए 7 मंथ। अगस्त का सितंबर में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ। तो कौन सा आएगा बताइए? सभी बच्चे लिख रहे हैं सर अगस्त का 5 लाख रुपए आएगा। तो अब अपना आंसर देख लेते हैं क्या है। तो इसका मतलब यहां पे हम कौन सा आंसर करेंगे बेटा? 12 का 1.2 का ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। अगस्त का 5 लाख। सविता रानी बोल रही है, प्रियंका गोयल बोल रही है नहीं बेटा प्रियंका, ड्यू डेट से है, वो ड्यू डेट से है। देखो मैं भी आपके साथ साथ मिस्टेक कर रहा था, बच्चों ने जब आंसर दिया लेकिन एकदम से क्लिक हुआ, वो ड्यू डेट से होता है, ठीक है, ड्यू डेट से आपको काउंट करना होता है। ऋचा अग्रवाल बिल्कुल सही लिख रही है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 1.3 पर। व्हाट अमाउंट ऑफ ड्यूज ऑफ ट्रेड पेबल, जो ड्यूज हमने ऊपर समरी बनाई थी ट्रेड पेबल की, शैल बी सेपरेटली डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट एज पर डिवीजन 1 ऑफ द शेड्यूल 3। डिवीजन 1 ऑफ शेड्यूल 3 आपको बताइए सेपरेटली कौन से ड्यूज आपको दिखाने की बात करता है? एमएसएमई की बात करता है। 40 करोड़ आउटस्टैंडिंग। अब एमएसएमई का पहले काउंट करके आते हैं, उसके बाद आंसर देखेंगे। ड्यूज कहां पे है? ये रहा। ट्रेड पेबल माइक्रो 60, मीडियम 40, स्मॉल 45, अदर 50। तो बताइए किनको डिस्क्लोज करोगे? टोटल बताइए मुझे यहाँ पे। प्रियंका आप किसको सेपरेटली डिस्क्लोज करोगे? बताइए क्वेश्चन। माइक्रो की तरफ आपका ड्यू है 60, मीडियम 40, स्मॉल 45, अदर 50। जल्दी बताइए। हाँ, क्वेश्चन में ड्यू डेट लिखा है 5th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। प्रियंका लिखा है बेटा, लिखा है क्वेश्चन में ड्यू डेट। <clears throat> 145 सत्यजीत बोल रहे हैं, 105 और ले आओ कुछ नंबर जरा। देखो एमएसएमई का लेना है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। तो माइक्रो कितना है? 60, स्मॉल कितना है? 45। तो ये हो गया 105। मीडियम नहीं लेना बाबू, श्रेष को लग रहा है कि मीडियम भी लेना है, नहीं, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज एमएसएमई, ठीक है। तो 105 हमें लेना है। अब हम इसका आंसर ढूंढ लेते हैं। ये रहा 40 करोड़ नहीं, 105, 145 और आखिरी में क्या कह रहे हैं? नो। तो यहां पे आएगा 105 करोड़ ड्यूज ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, ठीक है। ये आपका आसान क्वेश्चन था, एमएसएमई का ड्यूज अपने को रिपोर्ट करना था। क्लियर है यहां तक सही बच्चे को? जिस क्वेश्चन में हमें टाइम लगाने की जरूरत है हम वहां पे आराम से टाइम लगाएंगे, चिंता मत कीजिएगा। बट जहां पे हम जल्दी कर सकते हैं वहां हम जल्दी करेंगे। सबका सही है, सभी बच्चों का सही है, शिखर का भी ठीक है। प्रियंका गोयल बेटा आप देखिए आपने क्या गलती की है, आप गलत आंसर दे रहे हो। अभी आपने ठीक कर दिया आंसर। 1.4 बेस्ड ऑन द अबव डेटा, जो हमने ऊपर डेटा देखा, एडवाइज एज ए टैक्स ऑडिटर हाउ द रिपोर्टिंग अंडर क्लोज 26। अब यहां पे भी देखिए आपको क्लोज बता रहा है बकायदा कि आप क्लोज 26 में कैसे रिपोर्ट करोगे। शैल बी डन इन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इन फॉर्म 3CD रिगार्डिंग स्टेट एक्साइज ड्यूटी। स्टेट एक्साइज ड्यूटी क्या है? हमारी पेंडिंग है अलग अलग महीने की, अभी हमने देखी। तो उसको आप कैसे रिपोर्ट करोगे एज ए टैक्स ऑडिटर इन क्लोज 26। अब काफी बच्चों को क्लोज 26 याद ही नहीं होगा, चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं उसका। कर ले रिवीजन, बिल्कुल कर लेना चाहिए शायद। और यहां से अब मुझे दिक्कत आ रही है एक्सेस करने में, ओके। तो यहां पे अपन चलते हैं क्लोज नंबर 26 पे, क्योंकि क्वेश्चन ने बता दिया। ये रहा आपका क्लोज नंबर 26। मैं आपके लिए रीड कर रहा हूं और फिर हम सेक्शन रीड करेंगे। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम रेफर्ड इन क्लोज A, B, C, D, E, F ऑफ सेक्शन 43B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ऑब्वियसली। तो इसका मतलब सेक्शन 43B आपको नॉलेज होना चाहिए। सेक्शन 43B देख लीजिए आप, ये रहा आपका 43B, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट का, देखिएगा।
Section 43B of the Income Tax Act provide a list of expenses allowed as a deduction under the head income from business and professions. मैं डायरेक्टली मुद्दे की बात पे आ रहा हूं, ये आप पूरा अपना रीड कर लेना बाद में. द फॉलोइंग, चलो पढ़ ही देता हूं क्योंकि ऊपर एक मेन बात लिखी है शायद. Section 43B of the Income Tax Act provide a list of expenses allowed as a deduction under the head income from business and professions. It states some expenses that can be claimed as deduction from the business income only in the year of actual payment and not in the year when the liability to pay such expense is incurred. मतलब आपको कुछ चीजों पे तब डिडक्शन मिलेगा जब आप उसे पे कर देते हैं, ना कि वो इंकर हो जाती है. ठीक है, अब अपन चलते हैं थोड़ा सा आगे. The following deduction are specified in this section. कौन कौन सी? Any tax, duty, sesh और fee paid. अब आगे मैं नहीं पढ़ रहा क्योंकि हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाता है. इसका मतलब इसने टैक्सेस को यहाँ पे कवर कर लिया. अब अपन चलते हैं क्लोज की लैंग्वेज पे. इसका मतलब कि अगर मैंने टैक्सेस वगैरह नहीं पे किए तो मैं उसका कोई भी किसी भी तरह का डिडक्शन नहीं ले सकता. यहाँ तक बात क्लियर है. अब अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज, मतलब क्लोज की लैंग्वेज, सॉरी. इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम रेफर्ड इन क्लोज ए बी सी डी ई एफ ऑफ सेक्शन 43B, द लायबिलिटी फॉर विच ए प्री एग्जिस्टिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर. सभी बच्चे जो मैं पूछूंगा ना सिर्फ उसका आंसर देंगे. क्या ये टैक्स की लायबिलिटी प्रीवियस ईयर का, मतलब जिस साल का मैं ऑडिट कर रहा हूं, उस साल के फर्स्ट डे पे प्री एग्जिस्ट करती है क्या? एक्साइज ड्यूटी की बात हो रही है. क्या वो प्री एग्जिस्ट करती है क्या लायबिलिटी, या वो मेरी प्रीवियस ईयर की ही लायबिलिटी है जो मुझे पे करनी है? जल्दी से बताइए, क्या ये लायबिलिटी मेरी फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर एग्जिस्ट करती है क्या? क्योंकि अगर हां बोलोगे तो मैं आगे रीड करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा. जल्दी बताइए, क्या आप माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस का डिस्क्लोजर जाता है? ठीक है बेटा, एमएसएमई एक्ट प्लीज आप ओपन करके और अपना अकाउंट्स की एफआर की जो आपकी बुक है वहां पे देखिए आप डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, वहां आपको ये बात मिल जाएगी. ऋचा अग्रवाल का एक क्वेरी था. नहीं, तो आपने कहा नहीं एग्जिस्ट करता, इसका मतलब 26A और 26A का A और A का B मुझे रीड करने की जरूरत नहीं है. मुझे रीड करने की जरूरत नहीं है. ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर वो एग्जिस्ट नहीं करती थी. इसका मतलब मैं आगे चलता हूं. Was incurred in the previous year, क्या वो इंकर की गई है प्रीवियस ईयर में? एंड was B का A paid on or before the due date of furnishing the return of the income of the previous year under section 139(1). कह रहा है आपका वो इंकर हुआ है प्रीवियस ईयर में और आपने उस लायबिलिटी को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले पे कर दिया. अगर ऐसा है तो वो आएगा आपका 26 के B के A के अंदर, 26BA. उसके बाद कहता है नोट पेड ऑन और बिफोर द अफोरसेड डेट, मतलब आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले उस लायबिलिटी को पे नहीं किया. अब आप मुझे बताइए हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या हमने लायबिलिटी को ड्यू डेट इनकम टैक्स रिटर्न की डेट से पहले पे किया है या नहीं? जल्दी बताइए, वेदर इट पेड दिस लायबिलिटी और नॉट. सर क्वेश्चन दिखा दो, याद नहीं है. लो जी क्वेश्चन देख लो. स्वाभाविक है आपको याद ना हो, दोबारा देख लेते हैं. एक्साइज ड्यूटी वाला पॉइंट मैं आपके लिए दोबारा दिखा रहा हूं. द कंपनी हैज पेड स्टेट एक्साइज ड्यूटी ब्ला 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 दिस मंथ फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मार्च ऑन 5 जून 2020. 31 मार्च 2020 के बाद जो जून आया था उसमें मैंने पे कर दिया. आई थिंक इतना हिंट आपके लिए बहुत है. Was incurred in the previous year and has paid on or before the due date of furnishing the return of income of the previous year under section 139(1) or not paid. तो अब हमारे यहाँ पे क्या है, वो पेड है. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा बेटा? 26 का BA. सभी बच्चों को समझ आया? 26 का BA. अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन. ये रहा मेरा क्वेश्चन. तो 26BA कहां पे है? डी में है. अमाउंट ऑफ ₹14 लाख शैल बी रिपोर्टेड अंडर क्लोज 26BA. सभी बच्चों को समझ आया? फिर हम चलेंगे सेकंड क्वेश्चन पे. डेफिनेटली सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमारी स्पीड पहले वाले क्वेश्चन से काफी तेज रहेगी. उस चीज के लिए आप टेंशन ना लो. आपको लग रहा होगा सर थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया है, मेरी भी तबीयत खराब है, थोड़ा धीरे बोल रहा हूं, एनर्जी काफी कम है.
नहीं नहीं, प्री एग्जिस्टेड नहीं था। आप क्वेश्चन को पूरा पूरा प्लीज दोबारा से रीड कर लीजिएगा, पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूं, आपको मिल जाएगा। चलिए जी, अब मैं देखता हूं आपके लिए दूसरा क्वेश्चन, और थोड़ा सा यहां पे टाइम सेव करने की कोशिश करेंगे इस बार। ठीक है जी, ठीक है सर। स्टार्ट करूं मैं? आप सभी बच्चे बताइए, मैं स्टार्ट करूं? जल्दी से बताइए, स्टार्ट करूं? शुड वी स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 2? पाँव में बड़ा भयंकर दर्द है यार, रात को तो आप यकीन नहीं करेंगे मैं रो भी पड़ता हूँ। मतलब अग्रिमा भी बहुत परेशान हो गई है, डॉक्टर ने, एक तो दवाइयाँ, कितनी दवाइयाँ खाए यार कोई इंसान, मैं खा खा के परेशान हो गया हूँ। कोविड ने, ये दिस इज द कोविड इम्पैक्ट, मतलब किसी को किसी तरह से इम्पैक्ट किया है, किसी को किसी तरह से। मेरी उसने बोन्स वीक कर दी है, मेरी उसने नर्व सिस्टम जो होता है हमारा, उसको वीक कर दिया है बहुत ज्यादा। ठीक है, हाँ जी। देखिएगा, PQR लिमिटेड इज वन ऑफ द लीडिंग कंपनी इन द सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है जी, PQR कंपनी है सीमेंट के अंदर। और बताइए, राइट फ्रॉम इट्स इनकॉर्पोरेशन इट हैज बीन ए सब्सिडरी ऑफ GDP लिमिटेड। GDP लिमिटेड के अपन क्या है? सबसी है। ठीक है जी। द टोटल शेयर होल्डिंग ऑफ GDP लिमिटेड इंक्लूड द फॉलोइंग। अब GDP की शेयर होल्डिंग की बात की है क्या? द गवर्नमेंट ऑफ पौंडीचेरी एंड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ईच होल्ड 19% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। इसकी शेयर कैपिटल 19% पौंडीचेरी होल्ड करता है, 19% हमारा दिल्ली होल्ड करता है, और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात भी पीछे नहीं है, वो भी 13.5% होल्ड करता है। टोटल कितना हो गया बेटा? 1938 38 40 51.5 हुआ क्या? बताओ भैया, 51.5 हुआ क्या टोटल? विवेक बेटा बताओ, 51.5%। इसका मतलब ये कौन सी कंपनी हो गई सर? गवर्नमेंट कंपनी हो गई। क्या गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी को भी मैं गवर्नमेंट कंपनी बोलूंगा क्या? यस और नो? जल्दी बताओ यार, इतना टाइम मत लगाओ आप लोग। क्या गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी को भी गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे क्या? बिल्कुल बोलेंगे सर। ठीक है जी, इस क्वेश्चन में हमने यहां तक पढ़ा। ऑन 27 अगस्त 2020, 27 अगस्त 2020 की बात हो रही है, और हम ऑडिटर कब के हैं? अच्छा, अभी डिस्कशन ही नहीं हुआ। JJ द ऑडिटर ऑफ PQR लिमिटेड, मतलब PQR लिमिटेड के ऑडिटर जो हैं वो क्या नाम उनका? JJ ऑडिटर। आप इस तरह की समरी अपने आंसर शीट में बना लेना ऊपर। हैज रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट साइटिंग पर्सनल रीजंस। उसने रिजाइन कर दिया पर्सनल रीजन से। ठीक है जी, इसका मतलब कौन सा चैप्टर आ गया बेटा? कंपनी ऑडिट। कंपनी ऑडिट। ठीक है, ठीक है सर। He had forgotten to inform about his resignation। उसने अपने रेजिग्नेशन के बारे में बताना भूल गया टू कंसर्न्ड अथॉरिटी। यहाँ पे गलती कर दी उसने। आप सभी बच्चे मुझे बताएंगे, कंपनी ऑडिट के अंदर अगर ऑडिटर रिजाइन करता है तो नॉर्मल कंपनी के केस में वो किसे इन्फॉर्म करता है, और गवर्नमेंट कंपनी के केस में वो किसे इन्फॉर्म करता है, और अगर आपको याद है फॉर्म नंबर, किस फॉर्म में इन्फॉर्म करता है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। आगे पढ़ रहा हूं। अब उसने रेजिग्नेशन दिया है, इन्फॉर्म करना भूल गया, मतलब ऑडिटर को पेनल्टी लगेगी। इसका मतलब पेनल्टी वाला क्लोज यहाँ पे आएगा आपका। ठीक है ना? लिंक कर पा रहे हो ना? आगे चलो। द कैजुअल वैकेंसी, अब कंपनी के अंदर कैजुअल वैकेंसी हो गई, विच वॉज क्रिएटेड बाय द आउटगोइंग ऑडिटर वाज फिल्ड अप विद द अपॉइंटमेंट ऑफ FDI एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो यहाँ पे FDI क्या हो गई? मेरी न्यू ऑडिटर। FDI न्यू ऑडिटर। ROC एंड कंपनी इन नॉन गवर्नमेंट। ठीक है बेटा, जगनप्रीत सिंह ने आंसर दिया है। ADT 3 बिल्कुल सही। NCAG लवीना जैन ने कहा है हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को भी बताएंगे। बहुत सही बेटा, आपने बिल्कुल सही दिया। पेनल्टी भी बता दो, अगर आपको याद है कैजुअल वैकेंसी के अंदर अगर कोई ऑडिटर ना इन्फॉर्म करे तो पेनल्टी क्या होती है, जरा वो भी बता दो। मैं आगे रीड कर रहा हूं। तो नए ऑडिटर का नाम है FDI एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ PQR लिमिटेड। हाउएवर फ्यू शेयर होल्डर्स of the company raised certain objective which was later settled without any problem। उनको प्रॉब्लम जो भी इश्यूज थे
अपॉइंटमेंट किसने किया है वो नहीं दिया तो उसको इग्नोर कर दो। मुझे पता था इस पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। आप काफी सही चल रहे हो बेटा। एज ए पार्ट ऑफ द टर्म एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर, एफडीआई कंपनी एग्री टू डू द फॉलोइंग। एफडीआई कंपनी ने देखो क्या एग्री किया, चार्ज फी एट 5% ऑफ द पेड अप कैपिटल, 5% पेड अप कैपिटल का फीस ले लूंगी प्लस 0.1% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। हाउएवर जो जे मतलब पुराना ऑडिटर, वो इस काम को कर रहा था 45,000 में। तो मैं ऊपर चलता हूं। जो जे था ना हमारा, जो बेचारा जे अब चला गया, वो इस काम को कर रहा था 45,000 में। और जो अभी जो नया ऑडिटर आया है एफडीआई, वो कह रहा है मैं लूंगा 5%, था ना 5% ऑफ कैपिटल प्लस 0.1% ऑफ शेयर प्रॉफिट। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे कौन से चैप्टर की लिंकिंग आ गई? सभी बच्चे बताएंगे कौन से चैप्टर की लिंकिंग आ गई? सभी बच्चों को पता है यहाँ पे आ गई प्रोफेशनल एथिक्स की लिंकिंग, कंपनी ऑडिट की लिंकिंग आ गई, प्रोफेशनल एथिक्स की लिंकिंग आ गई। क्लोज नंबर बता सकते हो क्या? प्रोफेशनल एथिक्स के कौन से क्लोज में लिखा है कि आप परसेंटेज बेसिस पे फीस चार्ज नहीं कर सकते? उसकी कुछ एक्सेप्शन भी है। तो यहां पे उसने 5% कह रहा है पेड अप कैपिटल का लूंगा, 0.1% लूंगा कंपनी का। जे ने जो था वो 45,000 में काम किया था। यहां तक बात समझ आ गया। पी सत्यजीत बिल्कुल सही बोला आपने। सेलेक्ट एंड रिक्रूट पर्सनल कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ पीक्यूआर कंपनी। एफडीआई जो है ना वो एग्री कर रही है क्या कि मैं एक तो 5% आपसे परसेंटेज बेसिस पे पैसे लूंगी और आपके लिए सेलेक्ट एंड रिक्रूट पर्सनल और उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कंडक्ट कर दूंगी। ये आपने मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस में पढ़ा होगा प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर। मैं आपको लिंक करवा रहा हूँ। यामी जैन ने बिल्कुल सही कहा, क्लोज नंबर 10 के अंदर ये बात लिखी गई है। और ये भी बताओ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस आप कहां पढ़कर आते हो, ये भी मुझे बताओ। पार्ट 1 फर्स्ट सेकंड शेड्यूल। द कंपनी वॉज हैविंग एन एनुअल टर्नओवर ऑफ 510 करोड़। अब कंपनी का टर्नओवर बता दिया 510 करोड़ एंड हेंस इट वॉज ऑल्सो लाइबल टू टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है। ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज माई 2021 करंट फाइनेंशियल ईयर, PQR Limited had changed its method of accounting compared to the previous financial year 2019 and 20 and had reported a closing stock of raw material amounting to rupees 2 lakh only as on 31st March 2021। तो इसका मतलब यहाँ पे इस पैराग्राफ में क्या हुआ है? अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज। और उसकी वजह से स्टॉक कितना है? 2 लाख। ठीक है जी, बेसिक बात थी। अकाउंटिंग पॉलिसी कंपनी ने चेंज की है। द कंपनी हैड बोरोड ए सम ऑफ ₹10 करोड़ इक्वली फ्रॉम 2 पब्लिक सेक्टर बैंक एंड 2 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। क्या बात है, मतलब 40 करोड़ रुपए का लोन ऑब्टेन कर लिया, बोरोविंग है, और रीपे कर दिया डिपॉजिट्स अमाउंटिंग ₹75 लाख टू द डिपॉजिट होल्डिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। आज के सेशन के बाद मैं सबसे पहले ये सारा सेटअप ठीक करूंगा कि बीच में कोई भी इंटरप्शन ना हो। तो आज पहली क्लास के लिए बस आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, उसके बाद आपको ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या देखा? अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई है, स्टॉक है जो 2 लाख का हो गया है, 40 करोड़ का लोन लिया है, 75 करोड़ का डिपॉजिट पे किया है। चलो जी आगे चलते हैं। एज फार एज एफडीआई एंड कंपनी की बात कर रहा है, जो नए ऑडिटर हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट आर कंसर्न, मिस्टर एफ हु इज वन ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म, जो पार्टनर है फर्म का, ठीक है। मिस्टर एफ डज नॉट साइन द फाइनेंशियल ऑफ पीक्यूआर, फर्क नहीं पड़ता आप फाइनेंशियल साइन करते हो या नहीं। हैज बोरोड ए सम ऑफ ₹3.98 लाख फ्रॉम जीडीपी लिमिटेड, मतलब कंपनी से उसने जीडीपी मतलब मेरी होल्डिंग कंपनी हो गई, उससे उसने 3.89 लाख का लोन लिया है, 3.89, ठीक है। He had also purchased goods worth ₹1.09 lakh from the company which was in ordinary course of the business at arm length price. Both the sum borrowed and the cost of goods both are not yet paid. उसको पे नहीं किया, तो ये कितना है? 1.09, ठीक है। Another partner of the by Mr. F, another partner of the firm, Mr. I, who is also responsible for signing the financial statement of PQR, was also engaged in the teaching of profession during the free time. एक पार्टनर टीचिंग भी कर रहा है भैया। तो टोटल बोरोविंग कितनी हो गई बेटा?
3,89,000, 489 और 9,000, तो ये हो गया मेरा 4.98 लाख। कंपनी ऑडिट में बता सकते हो बोरोविंग की लिमिट क्या है, कंपनी ऑडिट के अंदर आप बता सकते हो कि कितनी है बोरोविंग की लिमिट आपका, जल्दी बताइए, कंपनी ऑडिट के अंदर बोरोविंग की लिमिट कितनी है फटाफट से? 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। और गारंटी की कितनी है बेटा? 1 लाख। तो मतलब विद इन लिमिट उसने लोन लिया हुआ है और वो टीचिंग कर रहा है। तो क्या कोई पार्टनर टीचिंग कर सकता है क्या? जी हाँ, कर सकता है। इसमें 2 कंडीशन है। अगर वो सिंगल स्टूडेंट को पढ़ा रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्राइवेट ट्यूशन ले रहा है, तो कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा है, ज्यादा स्टूडेंट को पढ़ा रहा है तो उसे अप्रूवल लेना पड़ेगा, लेकिन ये काम वो कर सकता है। तो मतलब यहां पे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। क्लियर है यहां तक? सही बच्चों को क्लियर है यहां तक? आगे देखिए, अपन हियरिंग अबाउट द एफिशिएंट सर्विस प्रोवाइड बाय एफडीआईएन कंपनी। एफडीआईएन कंपनी ऑडिट कर रही है, उसकी एफिशिएंट सर्विस लग रही है। दे वर अप्रोच बाय एक्सवाईजी कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक्सवाईजी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने उनको अप्रोच किया कि भाई हमारा भी स्टैट ऑडिट कर दो फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। कोऑपरेटिव सोसाइटी ने उनको अप्रोच किया कि हमारा भी स्टैट ऑडिट कर दो फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर एफडीआई को। The firm agreed to offer and had the following option in mind with the respect of the fee to be charged from them. क्या कहता है? To charge fee as a percentage of net profit, कि भैया हम आपसे नेट प्रॉफिट के बेस पे फीस चार्ज करेंगे, और to charge fees of ₹101, हम आपसे 101 रुपए लेंगे। तो ये मुझे बताइए, ये सेम हमारा प्रोफेशनल एथिक्स का क्लोज 10 चल रहा है, ऊपर मैंने कहा था नहीं ले सकता वो, क्या इस केस में वो नेट प्रॉफिट या परसेंटेज के बेस पे फीस चार्ज कर सकता है क्या? आंसर इज यस, कर सकता है। क्यों? क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में एक एक्सेप्शंस दी हुई है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में स्टैट ऑडिटर परसेंटेज बेस पे फीस चार्ज कर सकता है। तो यहां पे नो प्रॉब्लम। क्या ऊपर प्रॉब्लम है? हाँ जी, ऊपर प्रॉब्लम है। आप कंपनी के केस में परसेंटेज बेसिस पे फीस चार्ज नहीं कर सकते। बेस्ड ऑन दी अबव यू शुड आंसर दी फॉलोइंग, आपको आंसर करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन आया है आपका, ये प्रोफेशनल एथिक्स और कंपनी ऑडिट को मिक्स कर कर बनाया गया है। ऊपर वाले क्वेश्चन को एनालाइज करें तो वो क्वेश्चन आपका टैक्स ऑडिट और कंपनी ऑडिट और बाकी जनरल चीजों को मिक्स करके बनाया गया है। ठीक है, अब मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2.1 रीड कर रहा हूं। टू whom should have Mr. JJ inform about his resignation? What could be possible consequences for his non-compliance? Non-compliance के केस में उसे पेनल्टी लगेगी, ठीक है, उसे पेनल्टी लगेगी, रेम्यूनरेशन और 5 लाख विच एवर इज लोअर। तो उसका रेम्यूनरेशन कितना था पुराने वाले ऑडिटर का? 45,000, याद है, हमने लिखा भी था। और उसको किस किस को इन्फॉर्म करना था? उसको सीएजी को भी इन्फॉर्म करना था, कंपनी को, रजिस्ट्रार को। देखिएगा रेगुलेशन 192, क्या बात है। He should have informed the registrar and PQR as consequences of failure he is liable to penalty not exceeding 5 लाख। तो पहला तो गलत हो गया क्योंकि वो CAG को भी इन्फॉर्म करेगा क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है। He should have informed the registrar alone, तो ये भी गलत हो गया। He should have informed the registrar and FDI नहीं, CAG नहीं है। He should have informed the registrar and CAG एज ए एडिशनली किसको इन्फॉर्म करना है? रजिस्ट्रार को, सीएजी को। एज ए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज फेलियर ही इज लायबल फॉर ए फाइन। 45 लाख कैसे, 45,000 कैसे आया है? 5 लाख और रेम्यूनरेशन विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पे रेम्यूनरेशन 45,000 है, यहाँ आ गया। यहाँ पे कंपनी वर्ड भी अटैच होना चाहिए था, जो कि आपके क्वेश्चन के आंसर में मिसिंग है, लेकिन कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 2.1 का? बेटा सही बच्चे बताएंगे, 2.1 का आंसर बताएंगे सही बच्चे? आंसर इज डी। प्रियंका काफी एक्टिव है हमारे साथ, शेख आदिल काफी एक्टिव हैं और विवेक काफी एक्टिव हैं। ठीक है, कल से क्लास बीच में इंटरप्ट नहीं होगी, मैं आज ही कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगा। उसके बाद देखिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। विद रिस्पेक्ट टू द एक्ट कैरिड आउट बाय मिस्टर एफ, जो मिस्टर एफ ने किया है, द पार्टनर ऑफ द ऑडिट फर्म, जिसने उधार वगैरह लिया था, व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ एफटीआईएन कंपनी एज ऑडिटर ऑफ पीक्यूआर? आप जो इंडेप्टनेस है उसके लिए आपका क्या व्यू है? इट इज वैलिड, कह रहा है ये वैलिड है, सिंस द इंडेप्टनेस इज विद इन द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट। जो उसने इंडेप्टनेस किया है वो 4.98 लाख का किया है और लिमिट जो हमारी है वो 5 लाख की है। तो ये बात कहीं ना कहीं पहला वाला सही है। आगे क्या कहता है? इट इज नॉट वैलिड सिंस द इंडेप्टनेस एक्सीड प्रेस्क्राइब लिमिट ऑफ 1 लाख। 1 लाख जो है वो गारंटी के लिए है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया।
तीसरा कहता है इट इज वैलिड सिंस मिस्टर एफ इट्स नॉट साइनिंग द फाइनेंशियल, फाइनेंशियल में साइन कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं फर्क नहीं पड़ता, ऑडिटर, हिज पार्टनर और हिज फ्रेंड्स, ये भी रिलेटिव इसके अंदर कवर हो जाते हैं। डी कहता है इट इज वैलिड सिंस द इंडेप्टनेस इज नॉट विद इन द पीक्यूआर लिमिटेड, ये भी गलत हो गया मैं होल्डिंग कंपनी का भी इंडेप्टनेस देखता हूं। तो यहाँ पे बेटा 2.2 का क्या आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, विद इन लिमिट उसने बोरो किया हुआ है, विद इन 5। विवेक बिल्कुल सही कह रहे हो कि नहीं बेटा मैं 2 घंटे तक नहीं पढ़ा पाऊंगा अभी, बिल्कुल सही कह रहे हो, वैलिड है। चलिए थर्ड देखिए, विच अमंग द बिलो आर परमिटेड एज पर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन आ गया, क्या आपके लिए सही है। चार्ज फी एट 5% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, ठीक है। क्या ये देखो क्वेश्चन के अंदर 2 कंपनी है, लेकिन इसमें एक कोऑपरेटिव सोसाइटी और एक दूसरी, ये जनरली पूछ रहा है आपसे सिर्फ कि प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर क्या परमिटेड है, मतलब ऊपर के क्वेश्चन को आप कंपनीज को इग्नोर करो, सिर्फ प्रोफेशनल एथिक्स को ध्यान में रखते हुए आंसर करो कि प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर क्या परमिटेड है। कहता है चार्ज फी 5% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस 0.1% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, क्या ये प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर अलाउड है। सेलेक्ट एंड रिक्रूट पर्सनल और उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है, क्या ये प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर अलाउड है। मिस्टर आई जो कि वन ऑफ द पार्टनर है, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू साइन द फाइनेंशियल ऑफ पीक्यूआर वाज इनटू टीचिंग प्रोफेशन, क्या ये प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर अलाउड है। तो आप मुझे एक एक का आंसर देंगे। क्या आप परसेंटेज बेसिस पे फीस चार्ज कर सकते हो, बताइए यस और नो, यस और नो, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बेटा, क्या परमिट है, कहां परमिट है बेटा, नहीं है परमिट, एक्सेप्शन में कोऑपरेटिव सोसाइटी आती है। चार्ज फी 5% और कंपनी के लिए पूछ रहा है जो 5% फीस आप नोट अलाउड, तो दिस इज नोट अलाउड, ठीक है। परसेंटेज बेसिस पे क्लोज 10 में भैया जाके पढ़ो आप, नहीं है अलाउड, ठीक है। अगला, सेलेक्ट एंड रिक्रूट पर्सनल कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड ऑन बिहाफ ऑफ पीक्यूआर, क्या वो ट्रेनिंग प्रोग्राम रिक्रूटमेंट में हेल्प कर सकता है, यस और नो। एक बच्चे ने डायरेक्ट लिख दिया 2 और 3 अलाउड है। टीचिंग प्रोफेशन के अंदर आप जा सकते हो। अब यहाँ पे क्लियर नहीं है कि वो एक बच्चे को पढ़ा रहा है या ग्रुप में पढ़ा रहा है, तो आप उतना डिटेल में मत घुसना, ठीक है। बिल्कुल सही लिखा आपने, तो इसका आंसर बता दो जरा फटाफट से, 2.3 का आंसर बता दो सही बच्चे। 2.3 का आंसर, क्लोज 9 किसके लिए लिख रहे हो बेटा, 2.3 का फटाफट से आंसर बताओ। आया ठीक है, मेरे पास आपके आंसर आ गए। सी कह रहे हैं 2 और 3 सभी बच्चों ने कहा सी इज द आंसर। 2.4 देखिए, विद रिस्पेक्ट टू द फीस चार्ज फॉर इट्स न्यू असाइनमेंट, न्यू असाइनमेंट किसका था, कोऑपरेटिव सोसाइटी का। विच ऑप्शन कैन बी ऑप्टेड बाय एफडीआई एंड कंपनी। यहां पे मैं एक रियल लाइफ का एग्जांपल बताऊं आपको बताना है वो सीए फर्म कौन सी है। वैष्णो देवी माता का जो मंदिर है, वैष्णो देवी मंदिर जो है उसका ऑडिट किया जाता है मात्र 1100 रुपए के अंदर, मात्र 1100 रुपए में माता वैष्णो देवी का पूरा ऑडिट किया जाता है। आप बता सकते हैं वो कौन सी सीए फर्म थी जो ऐसा कर रही थी, और अभी भी हो सकता है कर रही हो, या फिर रोटेशन के अंदर चेंज हो गया हो, तो आई एम नॉट अवेयर, बट आपको मुझे बताना है माता वैष्णो देवी का 1100 रुपए में ऑडिट किया जाता है, 1100। तो कह रहा है कि जो नेट हमारे पास जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट आया है उसकी फीस क्या परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट पे ले सकते हो, क्या 101 रुपए ले सकते हैं, 1 ओनली, 2 ओनली, आइदर 1 और 2, नाइदर 1 और 2। 2.4 का आंसर बताइए। तो 101 रुपए देख के ना चौक मत जाना कि 101 रुपए कोई ऑडिट फीस थोड़ी ना होगी भाई, क्यों नहीं होगी, मंदिर का, ट्रस्ट का, कोई अगर सोशल वर्क कर रहा है तो हमारी भी तो CSR एक्टिविटी बनती है ना कि हम अपना कम करें। जल्दी बताइए 2.4 का आंसर, मेरा पेन बहुत बढ़ रहा है। टू 2.4 का आंसर मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों से। द आंसर इज सी। कोऑपरेटिव के केस में दोनों ही अलाउड है, बिल्कुल सही लिखा विवेक आपने। तो आंसर हो गया आपका आइदर 1 और 2। चलिए 2.5 देखिए।
अमंग द अमंग द बिलो ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन की गई है, विच वर अंडरटेकन बाय PQR लिमिटेड विच नीड्स टू बी रिपोर्टेड बाय द ऑडिटर अंडर फिस्कल लॉ, मतलब टैक्स ऑडिट का भी लिंकिंग डाल ही दिया, प्रोफेशनल एथिक्स, कंपनी ऑडिट, टैक्स ऑडिट। बताइए, ₹10 करोड़ लोन टेकन विच इज एक्सीडिंग द लिमिट स्पेसिफाइड अंडर 269 SS और 269 T। इसके अंदर आपको पता है 20,000 और 2 लाख वाली लिमिट आती है कि भैया आप कैश पेमेंट इनसे ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, आप जाके अपना भैया DT का प्रोविजन पढ़ लेना। तो ये तो आएगा नहीं, क्योंकि मेरा यहाँ पे जो अमाउंट है मेरा वो 10 करोड़ है। चेंज इन मेथड ऑफ अकाउंटिंग फ्रॉम द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, हमारी दो चीजें हुई थी, फाइनेंशियल ईयर चेंज हुआ था, स्टॉक 2 लाख का हुआ था, तो यहाँ पे आंसर आ गया। जो हमें रिपोर्ट करना होगा, ये क्लोज बता सकता है कोई बच्चा मुझे? टैक्स ऑडिट का बता सकते हो कौन सा क्लोज है जहां ये लिखा हुआ है कि अगर आपका मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज होता है तो आपको वो पूरा डिस्क्लोज करना है। आप मुझे इसका क्लोज नंबर बता सकते हो क्या? आप मुझे क्लोज नंबर बता सकते हो क्या? कहां पे ऐसा लिखा है कि अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करते हो तो आपको फॉर्म 3CD में दिखाना है? क्लोज नंबर बताइए। समरी बना रखी होगी, आई होप, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर सकता हूं आप लोगों से। देखता हूं कोई बच्चा बता रहा है क्या, और आप देखना भी चाहोगे। क्लोज नंबर 13 के अंदर ये बात लिखी है, क्लोज नंबर 13 में ये बात लिखी है। आकाश 12, राहुल गुप्ता 14, मैं गलत हूं क्या? यहाँ पे चेक कर लेते हैं। क्लोज नंबर 13 में ये बात लिखी है, मेथड ऑफ अकाउंटिंग एम्प्लॉयड इन द प्रीवियस ईयर वेदर देयर हैज बीन एनी चेंजेस इन द मेथड ऑफ अकाउंटिंग employed vice versa the method employed in the immediately preceding year. If answer to B above is affirmative, give detail of such changes and the effect thereon in the profit and loss. ये आपको देना होता है। रीचा अग्रवाल ने सही कहा, 13 के अंदर आता है। तो भैया टैक्स ऑडिट की एक समरी बना के रखो, इनकम टैक्स के जितने भी उसके अंदर रेफरेंसेज आते हैं वो देख लो, यूट्यूब पे समरी वीडियो अवेलेबल है टैक्स ऑडिट की, वो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्लोज नंबर 13 के अंदर आपको रिपोर्ट करना होगा। तो हम कहाँ थे सर? हम थे यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर आ गया 2.5 का इज बी। अब जल्दी से मुझे फीडबैक देके जाओ, जितने ही बच्चे भी मुझे देख रहे हैं ना, खत्म ना, कल करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 से आगे, और धीरे धीरे हमारी स्पीड बढ़ेगी, उस चीज को टेंशन ना लो आप। आपको भी पता चलेगा कि भैया कहाँ से कैसे क्वेश्चन को रीड करना है, क्या लिंक करना है, क्या चीजें छोड़नी है। जब कोई पैराग्राफ रीड कर रहा हूँ तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में क्या कोरिलेट होना चाहिए, अपनी बुक का कौन सा चैप्टर मेरे दिमाग में आना चाहिए, ये सारी चीजें हम लर्न कर रहे हैं इसके अंदर। आंसर देना इज नॉट द कोर पर्पज ऑफ दिस सेशन। अब आप मुझे सिर्फ फीडबैक देके जाइए, आज का सेशन आपको कैसा लगा, और फिर मैं जाके आज रेस्ट करूंगा। जल्दी से मुझे बताइएगा कि आज का आपको सेशन कैसा लगा, और कल आप दोबारा से 9 बजे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये भी बता के जाइएगा। और जो बच्चा रिकॉर्डेड में देख रहा है वो भी प्लीज़ कृपया करके कमेंट के अंदर आप मुझे ज़रूर बताइएगा। प्रियंका बोल रही है सर इट्स ग्रेट, थैंक यू प्रियंका फॉर योर एप्रिशिएशन, फॉर योर सपोर्ट। बाकी स्टूडेंट भी मुझे जल्दी बताएं। सर टैक्स ऑडिट की फुल वीडियो नहीं है कृतिका, फुल वीडियोस हैं, वो समरी वीडियोस हैं, पूरी वीडियो तो आप हजम ही नहीं कर पाओगे बेटा। अगर मैं सबको कंपाइल करके एक वीडियो यूट्यूब पे डाल दूंगा ना तो आप उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाओगे, इतना सारा लिंकिंग है उसके अंदर। उसको अगर आप पार्ट्स में करोगे, पार्ट्स में उसकी समरी बनाओगे तो दैट विल गुड फॉर यू। तो कोशिश करो उसको पार्ट्स में करो। थैंक यू प्रियंका, इंसाइटफुल। जगनप्रीत सिंह इंसाइटफुल, प्रियंका वेरी गुड सर। आई होप आपको कुछ नया भी सीखने को मिले डेली कुछ इन सेशन के अंदर। थैंक यू रिचा अग्रवाल। 9 बजे, सुबह 9 बजे, मॉर्निंग 9 AM कल वाला वीडियो देख लेना, 4-5 चीजें मैं लेके आ रहा हूं, उसमें टाइमिंग दी हुई है। चलिए गाइस, कोशिश करता हूं फुल एनर्जी के साथ आपके साथ अलविदा लेने का। थैंक यू कृतिका। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, कीप एंजॉयिंग ऑडिट विद कपिल। जय हिंद दोस्तों, पढ़ाई करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, क्योंकि यही एकमात्र आपके पास हथियार है जिससे आप अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपने सोचा है। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।